जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स आप लोगों को बहुत ही स्पीड से और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ आप लोगों का डिटेल से भी करवा रहे हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ सभी लाइव जुड़िए और हम इतिहास के वो क्वेश्चंस जो पिछली क्लास में हमारे रह गए थे, आज उससे आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले। देखिए, हम लोगों ने किस अच्छे लेवल से चीज़ों को पढ़ा है कि आज हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो हमने जो भी इतिहास की क्लास नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ली है, एक बार तुरंत उन क्लासेस को रिकॉल कर लीजिए और फिर इन क्वेश्चनों को लगाइए। क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे लगेंगे बहुत सिंपल, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन लगाए तो हो सकता है डिफिकल्टी लगे आप लोगों को। तो आ जाइए, जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए, इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों के लिए है। बिल्कुल ये क्वेश्चन से लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को करा कर गया था। ये क्वेश्चन से लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को करा कर गया था। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है ये देखिए, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करा कर गया था। क्या क्वेश्चन है? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? किसकी बात चल रही है? मानव खोपड़ी की बात चल रही है, कपाल की बात चल रही है, मानव खोपड़ी की बात चल रही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर चुके थे, मानव खोपड़ी। तो ये जो मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? नॉर्मली आप लोग इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हथनोरा से प्राप्त हुई थी। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी मेरे सभी मित्र बंधु सखागण? ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हमें नर्मदा घाटी में हथनोरा। ये हथनोरा कहाँ पे पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कई किताबें इसे सीहोर भी बताती है, क्योंकि ये नर्मदा घाटी के पास ही होशंगाबाद और सीहोर बाउंड्री के पास आता है। तो ये देखिए, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से देखिए, एक और प्यारा क्वेश्चन ये देखिए। देखिए, जल्दी से जल्दी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, इसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? हथनोरा, भीमबेटिका, सराय नहराय, दमदमा। बताइए कहां से हमें मिलता है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म? तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नितिन नागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। शुभ संध्या गुरु जी, तो आपको भी नितिन जी बिल्कुल। इसके अलावा हिस्टोरिकल इंडिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, इसका आंसर दीजिए सभी। ये क्वेश्चंस काफी सिंपल क्वेश्चंस है और लास्ट में हम इसी क्वेश्चंस को अब करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, तो लगभग सभी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वर्षा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, मतलब फिर से किसकी बात चल रही है? मानव खोपड़ी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मानव खोपड़ी। और ये मानव खोपड़ी ये कहाँ से मिली हमें? हथनोरा से। ये कहाँ से मिली है? हथनोरा से। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस में फुल डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस करा रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को ये क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन से देखिए, देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताइए, मानव के द्वारा सबसे पहले किस अनाज का यूज किया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में हमसे। बताइए जल्दी से।
गुड इवनिंग वर्षा जी, गुड इवनिंग वर्षा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं, चेतन वर्मा जी का आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया, चेतन वर्मा जी का आंसर आ रहा है ए, तो चेतन वर्मा जी का आंसर बिल्कुल गलत हो गया। यदि हम बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो मानव द्वारा सबसे पहले जो बोए जाने वाला अनाज था, तो सबसे पहले मानव ने किसकी कृषि की थी? तो सबसे पहले मानव ने जौ को बोया था। तो सबसे पहला अनाज कौन सा है? जौ। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किसकी कृषि की गई? जौ की। अगर पूछ लिया जाएगा पहली बार खाया क्या था मनुष्य ने, पहली बार कौन सा अनाज खाया था, तो हम सिंपल सा आंसर लगा देंगे गेहूं। तो पहली बार बोने वाला जो अनाज था वो जौ हो जाएगा, और पहली बार जो खाया जाने वाला अनाज था वो गेहूं हो जाएगा। तो हम आसानी से इसका आंसर जो लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से टिक कर कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके पहले आप लोगों ने इतिहास की मेरी फुल डिटेलिंग क्लासेस ना देखी है तो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, उच्च पुरापाषाणकालीन युगी हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है, सोन घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। मैंने आप लोगों को खूब चिल्ला चिल्ला कर और खूब गला खराब करा कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब एज इट इज आप लोगों के सामने पूछ लिए सारी की सारी बातें। तो यदि हम बात करें हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति, मतलब हड्डी, देखिए जो प्राचीन मानव है वो कहीं ना कहीं जानवरों का शिकार करता था, और शिकार करने के बाद वो उससे औजार बनाता, इसके अलावा आभूषण भी बनाता था, औजार बनाता था, आभूषण बनाता था। आज जो लड़कियां कानों में कुंडल और बालियां और बिल्कुल छल्ले वगैरह जो भी आजकल की गर्ल्स इतनी शौक और सहानुत से पहनती है, पहले की ये गर्ल्स इन्हें हड्डियों का बना बना कर पहनती थी। कैसे बनाती थी? हड्डियों का। तो एक और प्यारा क्वेश्चन चिपका दीजिए। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। देखिए यदि आप लोगों को यूपी भी पता होता तब भी आप लोग आंसर निकाल देते, यूपी भी आंसर निकाल देता हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण, याद रखना किसकी बात चल रही है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कृष्णा घाटी, कश्मीर घाटी, बेलन घाटी, गोदावरी घाटी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें चाहे पाषाण काल की बात करें, चाहे मध्य पाषाण काल की बात करें, चाहे नवपाषाण काल की बात करें, तीनों काल के औजार, तीनों काल की चीजें हमें मिली है। मोनिका यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, नमस्ते। शिवानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग शिवानी जी। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी। देखिए यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की कौन सी, बेलन घाटी की, तो ये बेलन घाटी ऐसा क्षेत्र है जो कि तीनों कालों से जुड़ा है। ये भी हमारे लिए एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन से बोल रहा हूं, इसलिए सिंपल क्वेश्चन से लग रहे हैं ये, क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ाई है। यदि ये चीजें मैं आप लोगों को डायरेक्ट करवाता, बिना क्वेश्चन से, बिना डिटेलिंग पढ़ाते क्वेश्चंस करवाता, तो मैं बोलता कि हाँ आप लोगों को डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज करवा रहा हूं। बताइए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, बताइए एक ही कब्र में कहां से 3 मानव कंकाल निकले? दमदमा से, सराय नहराई से, मेहदा से, लंगनाई से। काफी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आखिर वो कौन सा स्थान है जहां से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले? सभी आंसर चिपका दीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। और इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशल बोला था कि इसे स्पेशल नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दमदमा।
हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा क्या जाएगा, दमदमा से हमें एक ही स्थान से 3 मानव कंकाल मिलते हैं। बहुत बढ़िया, मोनिका जी का आया था, इसके अलावा चेतन जी का भी आया था, बहुत बढ़िया। तो देखिए उनका आंसर बिल्कुल राइट आएगा जो हमारी क्लासेस देखिए। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी, बागोर, आदमगढ़, तेरी। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, जिसका देखो गलत हो गया, गलत होने के बाद ही हम सीखते हैं, अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि हम बात करते हैं, देखिए गंगा घाटी में मानव बस्ती, गंगा घाटी में हम किसकी बात चलते हैं? मानव बस्ती, अर्थात मनुष्य बस्ती बनाकर रहता था। ये हमें कहां से पता चलता है? ये कालपी से पता चलता है, कालपी से। ये बागोर कहां पर है? तो ये बागोर राजस्थान में, बागोर कहां पर है? राजस्थान में। किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के। इसके अलावा आदमगढ़ कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में मिलेगा, नर्मदापुरम जिले में। किस चीज के लिए फेमस है? तो यहां से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अगला देखिए, अगला देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। किसकी बात चल रही है? हड्डी से निर्मित आभूषण। देखिए आज कोई सोने का हार पहनता है, कोई चांदी का हार पहनता है, कोई तांबे का, मतलब तांबे का तो कोई नहीं पहनता है, लेकिन सोने चांदी के हार पहन रहा है, कोई कड़ा पहन रहा है, कोई नथनी पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ भी। मतलब मुझे बहुत से आभूषणों के नाम भी ठीक से नहीं पता है क्योंकि मैं जौहरी नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं जौहरी तो हूं, लेकिन एक अच्छा आप लोगों को मार्गदर्शक के रूप में। हड्डी से निर्मित आभूषण की बात चल रही है, तो ये हमें कहां से मिले? ये हमें कहां से मिले? चिपका दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मेहदा। यदि हम मेहदा से बात करें तो हमें मेहदा से क्या मिले? हड्डी से निर्मित आभूषण। जब मैंने पढ़ाया था तब आप लोगों को नोट करवाया था, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, गोल घेरे लगवाए थे कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। देखिए हमेशा कॉन्फिडेंस रहो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये कहता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना रहो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। जिस प्रकार आज आप लोगों ने भारत का और इंग्लैंड का मैच देखा है, हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हो। देखिए आज लगा ही नहीं कि पूरी टीम एक तरीके से मैच खेल रही है, केवल 2 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो 9 खिलाड़ी पता ही नहीं चलता है कि क्या मैच भी खेल रहे थे। तो एक जो कॉम्बिनेशन था पता नहीं वो भी कैसा बनाया है, क्या बनाया। जो ओपनर है दोनों नहीं चल रहे हैं, ना तो केएल राहुल चले और ना ही रोहित शर्मा चले। दुख सभी को है, लेकिन फिर भी हमें जो ऊपर लिखा था, जैसा लिखा है वैसा तो होगा ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से, ये देखिए फिर हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए? तो हड्डी के आभूषण कहां से प्राप्त हुए? मेहदा से प्राप्त हुए। यही पहले क्वेश्चन अगर तरीके से पूछा था, इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछ लिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए, किस स्थान पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया? गणेश्वर, मोहो, जोधपुर, अतरंजी खेड़ा। अर्थात ये देखिए जो काले मिट्टी के बर्तन है या लाल मिट्टी के बर्तन है, उनकी बातें चल रही है। काले और लाल मिट्टी के बर्तन की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, प्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जय हिंद प्रिया जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं ओसीपी और पीजीडब्ल्यू,
इसके मध्य सर्वप्रथम कहां पर पहचाना गया था? लाल और काले मध्यभाग अर्थात मिट्टी के बर्तन, ये अतरंजी खेड़ा, ये अतरंजी खेड़ा। देखिए ये क्वेश्चंस हम लोगों ने हो सकता है डिटेलिंग क्लास में ना कराओ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम डिटेलिंग क्लास में क्योंकि टॉपिक के बीच में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया, मास्टर जी का बिल्कुल सही आया था, मास्टर जी बिल्कुल, मास्टर जी ने राइट आंसर दिया है, ये दीजिए बहुत बढ़िया। यदि हम बात करें गेरिक मध्यभाग पान ओसीपी, देखिए ओसीपी का नामांकन हुआ था, कहां पर हुआ था? अहित छत्र में, हस्तिनापुर में, नोह में, लाल किला में। आखिर इसका नामांकन कहां पर हुआ था? कहां पर इसका नामांकन हुआ था? एक सिंपल क्वेश्चन से सभी का आंसर आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके यदि हम आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ये जो गेरिक मध्यभाग पान है, मतलब ये मिट्टी के बर्तन है, सिंपल सी बात है। इसका नामांकन कहां पर हुआ था? हस्तिनापुर में। ये वही हस्तिनापुर है जहां पर हम लोगों ने महाभारत के इतिहास की कहानियां सुनी, हमने महाभारत की चर्चाएं सुनी, हमने महाभारत के बारे में पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, नवदा टोली किस राज्य में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में? चाहे एमपी का कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया है नवदा टोली के बारे में, कई बार हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नवदा टोली कहां पर है? सभी का आंसर आना चाहिए, इसमें सिंपल क्वेश्चंस के आंसर तो आने ही चाहिए। तो नवदा टोली कहां पर मिलेगा? एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। मैंने इस क्वेश्चन का पहले ही आप लोगों को राइट आंसर बता दिया था। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये कहां पर है? पंजाब का, जम्मू का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का? किसकी बात चल रही है? दधेरी। हालांकि हम लोगों ने क्लास में बिल्कुल डिस्कस नहीं करा था जब हम लोगों ने डिटेलिंग पढ़ी थी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिया है, तो हमें पता होना चाहिए राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी सभी चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया है, इसके पहले वाले का प्रिया जी का, मोनिका यादव जी का, मास्टर जी का, सभी का राइट आंसर आया था। अब हम बात करते हैं दधेरी आखिर कहां पर है। देखिए हमें काफी क्वेश्चन से डिस्कस करना है, काफी क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है, तो हम बात करते हैं दधेरी की। यदि हम बात करते हैं तो ये कहां का है? ये हमें पंजाब का है। ये परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, याद रखना एक फैक्ट के तौर पर। अगला देखिए, अगला देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलान्यास से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? देखिए सर्वाधिक मानव कंकाल मिलने की बात चल रही है, मानव खोपड़ी की बात नहीं चल रही है, ना ही इक्का दुक्का मानव कंकाल की बात चल रही है। याद रखना सर्वाधिक, सबसे अधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं? घघरिया से, मोरहना पहाड़ से, बागीखोर से, लेखिया से। ये क्वेश्चन सभी का राइट होना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी का राइट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन से मुझे लगता है सभी का सही भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो सबसे अधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं? लेखिया से। कहां से मिले हैं? लेखिया से। सर ये आप लोग आप क्या पढ़ा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रहा? तो बाबू मेरा सोना, मेरा बच्चा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को डिटेल से सारी चीजें पढ़ा चुका हूं और हर चीज में काफी मेहनत की है। अब मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी जो आप लोगों ने पढ़ा है उस चीज को बिल्कुल और इतना स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं कि आप लोग कभी भूल ना पाओ, आप लोग भूल ना पाओ। इति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया। तो आज इति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारी क्लास की अब यही खासियत होने वाली है कि पहले हम देखिए, कई लोगों को इतिहास में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, इतिहास समझ में नहीं आता, इतिहास के क्वेश्चन से सोल्व नहीं होते, लेकिन इतिहास के लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। मैं पहले डिटेल करवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों के सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो 1% भी इतिहास के लिए नो टेंशन हो जाइए। अब देखिए इनाम गांव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी का राइट आंसर आना चाहिए ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए अभी तक जिसने क्लास को शेयर नहीं करा है, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी, इसी तरह क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है, ये जो इनाम गांव है ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र में ये जो इनाम गांव है ये किस संस्कृति का भाग है, ये देख लेना आप लोग, जोरवे संस्कृति का भाग है। कौन सी संस्कृति? जोरवे संस्कृति। देखिए जितनी भी संस्कृतियां थी वो सारी की सारी संस्कृतियां लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सबसे अंत तक चलने वाली संस्कृति का नाम है जोरवे संस्कृति। और ये जोरवे संस्कृति का इनाम गांव की बात करें तो यहाँ पर नगरीकरण हो चुका था। क्या हो चुका था? नगरीकरण। एक तरीके से ये नगर था। वैसे जितने भी सारे की सारी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नगरीकरण हो चुका था। उसी में से एक आता है इनाम गांव, उसी में से एक आता है इनाम गांव। अगला देखिए, एक और प्यारा क्वेश्चन, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो अब किसकी बात चल रही है? इसामपुर की। और ये इसामपुर में क्या किया जाता है? यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण का निर्माण किया जाता था। सिंपल सी बात है, जो पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, पत्थरों से जो उपकरण बनाए जाते थे, ये कहाँ पे बनाए जाते थे? तो ये यहीं पे बनाए जाते थे। तो बताइए इसका आंसर, यदि हम राइट आंसर की बात करें तो आप लोगों में पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन भी। ये जो इसामपुर है ये कर्नाटक में आएगा। ये कहां पर आएगा? कर्नाटक में। देखिए जिसके क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहे हैं, लग रहा है कि बहुत डिटेलिंग चीजें, ये बिल्कुल डिटेलिंग चीजें नहीं है। मैंने सब कुछ डिटेल से पढ़ाया है, आप लोग तुरंत क्लासेस देख लेना। देखिए चाहे आप लोग बाद में देखो तो 2x की स्पीड करके क्लासेस देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आप क्लास देखने के बाद ये क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको लगेगा यार इतने सिंपल क्वेश्चन थे। अभी हो सकता है कई लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं। देखिए, और जो चीजें टॉपिक में नहीं आ पाती है उस चीजों को हम हमेशा क्वेश्चन के माध्यम से ही कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, भारत के किस स्थल से खुदाई से लोह धातु, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लोह धातु मतलब लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइए भारत में सबसे पहले लोहे का उपकरण या लोहे के धातु के प्रयोग के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? अतरंजी खेड़ा, तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। शिवानी जी का इसमें सी आ रहा है। इसके अलावा और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। कोई बात नहीं मेरे बाबू, मेरे सोना। तो देखिए यदि हम पहली बार यदि हम किसकी बात करें, लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। कहां से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। और ये अतरंजी खेड़ा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सबसे पहले हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? लोह धातु के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए इतिहास में कई लोगों को दिक्कत आती है, इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि क्वेश्चन से तो आप लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन आप लोग केवल 2 दिन याद रख पाते हैं, 3 दिन याद रख पाते हैं, इससे ज्यादा आप क्वेश्चन कभी याद नहीं रख पाते। मुश्किल से आप 15 दिन याद रख पाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब आप डिटेल पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग भूलते नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सभी का राइट आंसर बनना चाहिए। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम यदि बात करें चिरांद, चिरांद क्या बिहार में है? तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जो चिरांद है ये बिहार में, ये जो छपरा वाला क्षेत्र है
बिहार में जो छपरा वाला क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं उधर ही पड़ेगा। काइथा, काइथा क्या कर्नाटक में? नहीं बाबू, काइथा कर्नाटक में नहीं है। काइथा तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। काइथा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है, और नहीं है मतलब हमारा आंसर आ गया बी, हमारा राइट आंसर बी आ गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए, यदि हम बात करते हैं पांडु राजा बीबी, तो ये कहाँ है? बंगाल में। इसके बाद बात करते हैं हम दाइमाबाद, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ये भी आप लोग फैक्ट के तौर पे याद रख लेना। हो सकता है कल आप लोग इसका आंसर ना बता पाओ, लेकिन आज आप लोग आंसर बता पाओगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए कई लोगों का इसमें, देखिए एमपी में काइथा है, हम एमपी वाले होकर अगर एमपी के काइथा को नहीं पहचान पाएंगे तो दिक्कत आएगी ना बाबू। अभी से इतनी दिक्कत आएगी तो फिर एग्जाम में क्या होगा? अभी से इतनी दिक्कत आएगी। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बूसफोर्ड थे। पुरातत्वविद, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो देखिए हम बात करते हैं, ये जो रॉबर्ट बूसफोर्ड है, ये जो रॉबर्ट बूसफोर्ड, यदि हम रॉबर्ट बूसफोर्ड की बात करें तो इन्हें प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक बोला जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जनक, इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक बोला जाता है। सर इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले 1863 में सबसे पहले इन्होंने ही तमिलनाडु के पलवरम से एक पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी, और पाषाण काल के पहली बार किसी ने कोई वस्तु खोजी थी, इसीलिए हम इन्हें पाषाण काल का जनक या प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। क्योंकि पहली बार इन्होंने ही तमिलनाडु के पलवरम से किसकी खोज करी थी? हैंडेक्स की खोज करी थी, हस्तकुताड़ियां, पत्थर की कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो आखिर ये कौन थे? तो देखिए इसमें कई लोग आंसर लगा रहे हैं ए। तो देखिए ये बिल्कुल मैं आप लोगों के माइंड के साथ जाऊंगा, क्योंकि आप लोग इसका सभी आंसर पुरातत्व बता रहे हैं। और पुरातत्व होता कौन है? जो चीजों को खोज करता है, जो चीजों को निकालता है, ढूंढता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये कोई चीजों को खोजने वाले नहीं थे, ये तो वैसे ही एक तरीके से ये कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने जब ये इसी भूगर्भ वैज्ञानिक अर्थात जब ये विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, तभी इन्हें 1863 में तमिलनाडु से एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। हालांकि ये पुरातत्वविद नहीं थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और इनके बारे में मैंने अपनी क्लास में सारी की सारी चीजें डिटेल से पढ़ा रखी है। आप लोग अगर पहला या दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट बूसफोर्ड। सब कुछ आप लोगों को एज इट इज मिल जाएगा, केवल आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए कई लोगों का गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कनिंघम, एच.डी. सांकलिया, ए.आर. अल्चिन, रॉबर्ट बूसफोर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग फिर गलत हो जाएंगे। मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप लोग फिर इस क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। कई लोग इस क्वेश्चन में फिर फंसने वाले हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बताइए इसका आंसर। देखिए मोनिका यादव जी का इसमें डी आ रहा है, बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करते हैं धनंजय कुमार का। तो देखिए बिल्कुल आप लोगों का इसमें भी जो आंकलन करना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन ने कुछ और पूछ लिया है। इस क्वेश्चन ने पूछा है प्रागैतिहासिक पुरातत्व, इसे अंडरलाइन करिए। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पुरातत्व का जनक, तो पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है भारत में? पुरातत्व का जनक। तो भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुरातत्व का जनक उस व्यक्ति को कहा जाता है
जिसने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो बनता है उसके जो संस्थापक है वो कौन है? तो वही व्यक्ति जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई, वही भारत में पुरातत्व का जनक होगा। और वो व्यक्ति कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। वो व्यक्ति कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई थी। और 1861 में भारत के, यदि हम वायसराय की बात करें, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। देखिए इसी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता प्रागैतिहासिक काल का जनक। प्रागैतिहासिक काल का जनक, ये पुरातत्व शब्द नहीं आता, तब हमारा उत्तर रॉबर्ट बोसफोर्ड हो जाता। तब हमारा आंसर रॉबर्ट बोसफोर्ड हो जाता। तो देखिए बिल्कुल माइनर मिस्टेक है और आज नहीं, आज आप लोगों ने यहाँ पे गलती कर ली, एग्जाम टाइम में आप ये गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या क्वेश्चन है? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बोसफोर्ड को कब मिला था? ये देखिए अभी तो बाबू मैं इस चीज की बात ही कर रहा था और ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। आखिर भारत में रॉबर्ट बोसफोर्ड को जो तमिलनाडु के पलवरम से जो हैंडेक्स मिलती है, जो कुल्हाड़ी मिलती है पत्थर की, यहाँ हस्तकुठार है, ये कब मिलती है? उम्मीद करता हूं किसी का भी ये आंसर गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि जस्ट इसके पहले मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा चुका हूं, जस्ट आप लोगों को ये चीजें मैं बता चुका हूं। बहुत बढ़िया। इति जी का सबसे पहले आंसर आया है, बहुत बढ़िया। इति जी का फर्स्ट आंसर आया है 1863। तो हम 1863 के साथ जाएंगे क्योंकि हमें पता है हम क्यों ऑप्शन से पढ़ें। एज इट इज क्वेश्चन कट पेस्ट एग्जाम में होगा। बहुत बढ़िया। सपना जी का भी आंसर ए आया था, बहुत बढ़िया। इसके अलावा धनंजय कुमार जी का भी आंसर ए आया था, बहुत बढ़िया। काफी खुशी हुई है कि सभी का आंसर सही आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन से देखिए, भारत में प्रथम, देखिए प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से अब निकाल सकते हैं। मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रखो इसलिए आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाए, लेकिन यदि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से अब निकाल सकते हैं। जल्दी से आंसर चिपका दीजिए। देखिए सभी आंसर जरूर दिया करें ना, भले आप लोग आंसर सही दे गलत दे कोई दिक्कत नहीं। ये मास्टर जी, देखिए मास्टर जी अभी मैं जब से चिल्ला के बोल रहा हूं, ये गला खराब हो जाएगा, लेकिन क्या समझ में कब आएगा आपको मास्टर जी? तो मास्टर जी सुनिए, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की हम बात करें, भारत में पहली बार खोजा गया पत्थर का औजार, तो वो क्या है? वो कुल्हाड़ी है। और वो कुल्हाड़ी की खोज किसने की? तो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने की? आरबी फुट, रॉबर्ट बोसफोर्ड ने तो खोज की। जब का यही तो मैं पढ़ा रहा हूं। इतना सिंपल क्वेश्चंस गलत कैसे हो सकता है? देखिए सिंपल क्वेश्चन कभी गलत ना करें, डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन से तो बाबू गलत ना करें। बताइए अगला ये क्वेश्चन से बताइए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। बहुत बढ़िया। आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है उस सामग्री से पाषाण काल का, कांस्य युग का, लोह युग का विभाजन कर दिया? लुब्बाक ने, थॉमसन ने, टेलर ने, चाइल्ड ने? मास्टर जी बोल रहे हैं कि सर जी मैं अभी देख रही,
अच्छा मास्टर जी देख रही है ना, ठीक है मास्टर जी, ओके ओके। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चिपका दीजिए इसका आंसर। देखिए हम बात करते हैं, तो देखिए पाषाण काल में पत्थर के औजारों का यूज होता है, काश युग में कांसे का यूज होता है, और लोह युग में लोहे का यूज होता है। और इसका जो विभाजन करने वाले व्यक्ति, इनका नाम है थॉमसन। इसका नाम है थॉमसन। क्या है बाबू? इसका नाम है थॉमसन। बहुत बढ़िया। तो सपना जी का और मोनिका यादव जी का आंसर राइट आता है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? शिवालिक पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, नल्लामाला पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी से उम्मीद कर सकता हूं कि सभी इसका राइट आंसर देने वाले हैं। सभी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसका राइट आंसर देंगे। तो भारत में हम बात करें सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें, तो भारत में सबसे पहले साक्ष्य कहां पर मिलता है? नर्मदा नदी घाटी के किनारे मिलता है। और क्या मिलता है? एक मानव खोपड़ी मिलती है, एक मानव कपाल मिलता है, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर आ जाएगा नर्मदा घाटी। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन से देखिए, देखिए प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? आप जो आज हम वर्तमान के मानव हैं, आज जो हम वर्तमान के मानव हैं, कहीं ना कहीं होमोसेपियंस के वंशज है। तो उसी होमोसेपियंस को ही हम क्या बोलेंगे? उसी होमोसेपियंस को हम प्रारंभिक पूर्ण मानव बोलेंगे। तो उसमें भी होमोसेपियंस में भी मानव को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। और मैंने पूरा मानव का विकास, मानव का जैव विकास, कहां से कौन सा मानव बना, कौन सा 4 पैरों वाला था, कौन सा 2 पैरों वाला था, कौन जंगलों में रहता था, कौन समाधान करता था, कौन आत्म संस्कार करता, सब कुछ पढ़ा दिया है। क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, शिमाल्डी, मैग्नल्डिनियर। अच्छा क्वेश्चन से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम आंसर की बात करें, तो जो पहला पूर्ण मानव है उसका नाम है क्रो-मैग्नन। ये जो क्रो-मैग्नन मानव है पहला ही प्रारंभिक पूर्ण मानव है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया मेसोपोटामिया में, मिस्र में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो बताइए कहां पे किया? रोयल निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज आप काफी लेट हो चुके हैं रोयल जी। हमने लगभग देखिए कितने 40-45 क्वेश्चन आज कर चुके हैं, आप उसके बाद क्लास में आ रहे हैं। सपना जी का ए आंसर आ रहा है। तो यदि हम बात करते हैं, देखिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर हुआ है? तो कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए हम नवपाषाण काल के व्यक्ति भी जानते थे, नवपाषाण काल का मानव भी कपास की खेती को जानता था। इसके बाद हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल का मानव के बारे में भी पढ़ा, और ताम्रपाषाण काल का मानव भी कपास की खेती के बारे में जानता था। और ये दोनों के दोनों साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। और ये जो मेहरगढ़ है वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। और वर्तमान में पाकिस्तान कहां पर है? T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो याद रखना ये चीज भी। तो यदि हम बात करें, तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये हमारा पूरी तरीके से कहां पर आता है? भारत में। तो आज भारत होना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, लेकिन क्या करो, देखिए उधर जो ग्रुप स्टेज ए की जो टीम थी न्यूजीलैंड, वो इधर ग्रुप बी के सेकेंड स्टेज पाकिस्तान से हार गई। और इधर जो भारत ग्रुप बी में फर्स्ट नंबर पे थी, वो उधर ग्रुप बी इंग्लैंड से हार गई। तो दोनों फर्स्ट वाली टीमें हार गई, दोनों सेकंड पोजीशन वाली टीमें अंदर हो गई। लेकिन आज रियलिटी बता रहा हूं, फाइनल खेलने के हकदार भारत और न्यूजीलैंड थे। वो तो गलती मानो या बीच में एंट्री मानो, किसी तरीके से पाकिस्तान और इंग्लैंड घुस गए। लेकिन आज इंग्लैंड वालों ने काफी अच्छा खेल दिखाया है, काफी अच्छे से खेले। तो होता है, हमेशा होता है। तो हम इसका आंसर क्या निकालेंगे? भारत में। और भारत में भी कहां पर?
मेहरगढ़ में, चाहे नवपाषाण काल की बात करें, चाहे हम ताम्रपाषाण काल की बात करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन से देखिए, नवदा टोली, ये नवदा टोली हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, का उत्खनन किसने किया? वीएस वाकणकर ने, केडी बाइपेजी ने, एचडी सांकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। देखिए वीएस वाकणकर वो थे जिन्होंने भीम बेटिका के बारे में बताया था, है ना, भीम बेटिका। बहुत बढ़िया। प्रीति जी कह रही है भारत गुजरात में। हाँ, वर्तमान में तो केवल गुजरात के लोग ही भारत को चला रहे, तो हो सकता है भारत गुजरात में। बहुत बढ़िया। तो सपना जी का इसमें आ रहा है, देखिए ये नवदा टोली मध्य प्रदेश का है, और याद होना चाहिए कि एमपी के इतिहास में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नवदा टोली की खोज किसने की, नवदा टोली की खोज किसने की। एवरीथिंग दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए यदि हम नवदा टोली की बात करें तो एचडी सांकलिया जी ने किसकी खोज की? इसी नवदा टोली की। और ये नवदा टोली हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, रॉबर्ट बूसफोर्ड, रॉबर्ट बूसफोर्ड जिन्होंने भारत में पश्चिम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वे मूलतः क्या थे? तो वे मूलतः क्या थे? एक भूवैज्ञानिक, एक पुरा वनस्पति शास्त्री, तो ये बिल्कुल नहीं थे। एक पुरातत्वविद, ये बिल्कुल नहीं थे। एक इतिहासकार, ये बिल्कुल नहीं थे। रिपीट क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वो भूवैज्ञानिक थे। वो क्या थे? एक भूवैज्ञानिक। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए गुफ कराल, गुफ कराल निम्न में से कहाँ है? ब्रह्मपुत्र, स्वाद घाटी, सिंधु घाटी, गंगा नदी घाटी। सभी का राइट आंसर होना चाहिए। अच्छा, इति जी बोल रही है भारत के गुजरात में होता है कपास, वो बोले हम। जी जी बिल्कुल, है ना। तो आपने ऐसा पूरा नहीं लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो देखिए यदि हम गुफ कराल की बात करें तो गुफ कराल ये कहां पर मिलेगा? ये गुफ कराल हमें कहां पर मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा। और कश्मीर में इस गुफ कराल से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो पशुपालन और कृषि दोनों के साक्ष्य हमें गुफराल से मिलते हैं। और कश्मीर में बोले तो स्वाद घाटी, ये जो कश्मीर में स्वाद घाटी है, इसी में ये गुफराल स्थित है। सौरव गुजर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सौरव जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चंस देखिए, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ऐसा आप लोगों से कुछ नहीं पूछ रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ाया। निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्तर से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य, याद रखना, तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए। देखिए तांबे की चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन पत्थर की चीजें प्राप्त नहीं हुई। गिलुंड, अहाड़, काइथा, नवदा टोली। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। 77, देखिए हम 77 नंबर पे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। इसका आंसर सभी का आना चाहिए। बताइए इसका यदि हम बात करें तो देखिए, यदि हम बात करते हैं, यदि हम देखिए, मैंने आपको ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां बताई थी, उसमें से यदि हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो क्षेत्र आते हैं। इसमें से एक का नाम है गिलुंड और दूसरे का नाम है इसमें अहाड़। क्या नाम है? अहाड़। तो ये जो गिलुंड और अहाड़, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को मालवा संस्कृति भी पढ़ाई है, मालवा संस्कृति। और इस मालवा संस्कृति में कौन कौन आते हैं? तो इसमें एक आता है काइथा, और इसी में कौन सा आता है? नवदा टोली। कौन सा आता है? नवदा टोली। अब उसने हमसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तांबे की चीजें तो आप लोगों को मिली है, लेकिन पत्थर की चीजें आप लोगों को नहीं मिली है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकाल के लेके गया है वो है आहाड़।
ये जो आहड़ ऐसा क्षेत्र है और ये आहड़ कहाँ पर है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आएगा। तो अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण, याद रखना लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? गुगेरिया, घगरिया, काइथा, नागदा। देखिए एमपी वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, एमपी वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक लौह उपकरण प्राप्त हुए, तो ये कहां पर प्राप्त हुए? नागदा से। और ये नागदा वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता है। किस जिले में आता है? उज्जैन जिले में। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 और नए जिले प्रस्तावित है, और उन 3 नए जिलों में एक नया जिला नागदा भी प्रस्तावित है, जो कि उज्जैन से अलग होकर बनाया जाएगा। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कई लोगों का गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कई लोगों का गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ताम्र पाषाण चौरकोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए? बाबू ये अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन से करा दिया है, अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है कि मालवा संस्कृति के कौन कौन से स्थल है। तो सतना और रीवा, नवदा टोली और महेश्वर, भीमबेटका और मंदसौर, आहड़ और गिलुंद। तो बताइए मालवा संस्कृति के 2 स्थल में आप लोगों को अभी बताया। देखिए रोयल जी कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल कुछ डिजिटल तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण कल क्लासेस ना हो पाई थी। तो यदि हम बात करते हैं मालवा संस्कृति, तो अभी मैंने आप लोगों को मालवा संस्कृति के अंतर्गत कायदा बताया, इसके अलावा नवदा टोली बताया, इसके अलावा और मालवा संस्कृति के अंतर्गत हम बात करते हैं तो क्या आएगा? तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से जल्दी। देखिए अभी भी आप लोगों का गलत आंसर कैसे हो रहा है इसमें, अभी भी कई लोगों का, देखिए ये आहड़ और गिलुंद तो राजस्थान का आएगा, उसने मालवा का पूछा है। आप लोग अभी भी कैसे गलत आंसर दे पा रहे हैं? बताइए जल्दी से इसका आंसर। देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा हो सकता है इस क्वेश्चन में माइनर कुछ मिस्टेक हो, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। और इसके अलावा जल्दी से जल्दी और भी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया नवदा टोली और महेश्वर, सिंपल सा हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। क्या निकाल सकते थे? नवदा टोली और महेश्वर। देखिए कई लोगों का इसमें गलत हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का इसमें गलत कैसे हो सकता है। नवदा टोली और कायथा मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, फिर आप लोग कैसे इस आंसर का गलत कर सकते हैं? अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? देखिए हम कार्बन 14 पढ़ते हैं, तो ये जो कार्बन 14 है ये हमें किसकी आयु के बारे में बताता है? पृथ्वी की, वृक्षों की, फॉसिल्स की, चट्टानों की। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिए सौरभ जी आप बता रहे हैं ए इज करेक्ट आंसर, रीवा और सतना। देखिए सौरभ जी जो पूरा का पूरा ना रीवा जिला आएगा ना सतना जिला आएगा, कुछ स्थान आएंगे, इसके पहले मैं डिटेल क्लास पढ़ा चुका हूं। इसके पहले इतिहास की आज लगभग 8वीं क्लास है, इसके पहले 7 क्लासेस में इतिहास की बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं।
है ना। एक बार आप जरूर उन क्लासेस को देखिए और आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सिंपल बनने लगेंगे। बताइए इसका आंसर। तो देखिए यदि हम ये जो कार्बन 14 की बात करते हैं, कई किताबों में लिखा होता है कि ये चट्टानों की खोज करता है, लेकिन आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, ये चट्टानों के उसके जो चट्टान रहती है पत्थर, उसकी उससे हमें हमें ये आयु का निर्धारण नहीं करता है। ये उसमें जो जीवाश्म रहता है उससे हमें आयु का निर्धारण पता चलता है। तो ये किसके बारे में आएगा? ये फॉसिल्स के बारे में बताता है। किससे? जीवाश्म, जीवाश्म। और जो एग्जामिनर के द्वारा इसका आंसर माना गया है वो जीवाश्म फॉसिल से। कई बुकों में चट्टाने दी रहती है कि कार्बन 14 चट्टानों की, पत्थरों की आयु। देखिए पत्थर की आयु थोड़ी ना, पत्थर के अंदर जो जीवाश्म है उसमें जो चिपके रहते हैं, जो कार्बन 14 है, वो हमारा राइट आंसर आएगा, वो हमारा राइट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, तो लगभग सभी का सही हो गया ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अब ये क्वेश्चन से अच्छे लेवल के एग्जाम के। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन से पढ़ रहे थे वो आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के सारे एग्जाम में, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये अब आप लोगों के पीएससी स्टेट में जो क्वेश्चन है उसके लेवल के क्वेश्चन है। तो हमें उसी, देखिए जो मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई है उसी से क्या आप पीएससी के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? तो आप देखिए कर पा रहे हो तो बताइए आंसर जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए उसने असत्य पूछा है तो हमें असत्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो असत्य पूछ रहा है तो हम असत्य बताएंगे। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो हमारा प्राचीन भारत है इसमें प्राकृत भाषा ही तो संपर्क की भाषा थी, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई, ये बात भी सही है। जो हमारे रामायण महाभारत है इनको मुख्य रूप से संस्कृत में लिखा गया है। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए मैंने आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में जो साहित्यिक स्रोत है, जो पुरातात्विक स्रोत है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो अशोक के अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा अरे जो यूनानी लिपि है उसमें भी लिखे गए। तो इसमें जो शब्द लिखा रहा है केवल, तो केवल ये तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा। तो उसने असत्य पूछा है तो ये तीसरा ही हमारा राइट आंसर आ जाए, ये तीसरा ही हमारा राइट आंसर। क्योंकि देखिए बड़े एग्जाम में एक चीज याद रखिए, वहां पर केवल, एकमात्र, कुछ, एकलौता, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं समझ लीजिए वो गलत ही होता है। लगभग 99% उसकी चांसेस गलत होने की रहती है। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो देखिए इतना डिटेल क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी आसानी से निकाल दिया, इतना अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी आसानी से आंसर कर दिया। ये क्वेश्चन से देखिए, ये भी पीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? गुफा को, मंदिर को, कब्र को, उपकरण को? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत में जो लोह युग है उसी लोह युग में बड़ी बड़ी क्या मिली है, अगर मैं बोल दूंगा तो फिर आप लोगों का आंसर राइट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों से आंसर राइट लेना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, तो कई लोगों का इसमें राइट आंसर आ रहा है और इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो कब्र। क्या आएगा? कब्र। क्योंकि ये जो बड़े बड़े पत्थरों की कब्रें मिली है जो कि हमें दक्षिण भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन से, ये देखिए पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से के संपर्क में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ज्यादातर क्वेश्चन उसने असत्य वाले पूछे। कौन सा असत्य है? आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। रेडियो कार्बन, देखिए जैविक पदार्थों के काल का निर्धारण की विधि है। देखिए एज इट इज पीएससी में, यूपीएससी का कट पेस्ट क्वेश्चन है, एज इट इज यूपीएससी में पूछा है। तो देखिए हम उन्हीं क्लास से क्या हम ये क्वेश्चंस भी सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यदि हम ये क्वेश्चंस उसी क्लास से सोल्व कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफी अच्छे डायरेक्शन में, काफी अच्छे से आप चीजों को सीख रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
मैं चाहता हूं ये सभी का राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए इससे आप लोग डिटेल भी लिख लेना। मैंने आप लोगों को कुछ शब्दावली बताई थी कि इसका अध्ययन को ये कहते हैं, इसके अध्ययन को ये कहते हैं। तो प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये बात सही है। पहला हमारा सत्य है, उसने असत्य पूछा। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये बिल्कुल बात सही है, तो ये भी सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन था, बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में कहीं से भी कागज के बारे में पता ही नहीं था, तो चलन कहां से होगा। प्राचीन भारत में जितनी भी चीजें पांडुलिपियों पे लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी, वो भोजपत्रों पे लिखी जाती हैं, ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। रेडियो कार्बन देखिए जैविक पदार्थ, तो ये भी हमारा राइट आंसर है कि जैविक पदार्थों के काल के निर्धारण, तो उसमें असत्य है, तो ये हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से इसका आंसर दीजिए। अभिलेख, अभिलेख के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, पुरालेख विद्या, एपिग्राफी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस यदि आप लोग मेरी इतिहास की पहली ही क्लास देख लोगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों का बन जाएगा। मैंने हर शब्द बताया कि इस शब्द के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस शब्द के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी किसे कहते हैं, पेलियोग्राफी किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है। केवल आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है। लाख रुपए देने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। बताइए जल्दी से। सर मार्च में मेरी शादी है, होने वाली है, आप आएंगे क्या। बिल्कुल रोयल जी, हम बिल्कुल आएंगे। आप अगर हमारे पास इनविटेशन कार्ड भेजेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपकी शादी कहाँ पर है ना। तो हम जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो देखिए यदि हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, देखिए केवल एक सही है, केवल दोनों सही है, केवल दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। तो लगभग अभी देखते हैं हम कितनों का सही आता है। सुनिए इसका सत्य पूछा है, कौन सा सत्य है, तो इसका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो ना तो एक और ना ही दो। हमारा जो राइट आंसर आएगा ये डी। इसमें पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। क्या गलत है, देखिए अभिलेखों का अध्ययन, मैं आप लोगों को यहां पे लिखवा देता हूं। यदि हम लोगों से पूछा जाएगा अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख का अध्ययन, तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, अध्ययन का एपिग्राफी। और देखिए यदि हम बात करते हैं पहला और दूसरे की, यदि हम बात करते हैं, यदि हम अभिलेखों के तिथि का अध्ययन की बात करते हैं, तिथि का अध्ययन, तिथि का अध्ययन, तिथि का अध्ययन क्या कहलाता है, तिथि का अध्ययन कहलाता है पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी। इसमें दोनों ऊपर की बातें नीचे लिख दी है, नीचे की बातें ऊपर लिख दी। तो ये जो अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और अभिलेखों में जो तिथि का अध्ययन है वो पेलियोग्राफी कहलाता है। ये मैंने इधर लिख दिया है, इसमें दोनों बातें ऊपर नीचे लिख दी, केवल दोनों बातें ऊपर नीचे लिख दी। अगला देखिए, अगला देखिए, ये क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सर अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, विसेंट स्मिथ ने, अहमद हसनदानी ने, जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने। देखिए ये क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को करा चुका हूं। पुरातत्व के उसमें जो अशोक के कौन कौन से अभिलेख है और उसको सबसे पहले किसने पढ़ा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा है, तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को 1837 में पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, 1837 में पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या था बाबू, जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले अभिलेख पढ़ने वाला व्यक्ति था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। बताइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं का सही क्रम बताइए। सही क्रम की बात कर रहा है हमसे। वैदिक संहिताएं आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद।
वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। देखिए आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या लिखा गया है, वैदिक साहित्य लिखा गया है, और सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है, उपनिषद लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसे पहले वैदिक साहित्य लिखा गया है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, फिर आरण्यक लिखा गया है और उपनिषद। यही हमारा राइट आंसर है। ये जो वैदिक साहित्य पद्य में लिखा गया था, और जब वैदिक साहित्य को गद्य में लिखा तो वो ब्राह्मण कहलाए, और जब वैदिक साहित्य को जंगलों में लिखा तो वो आरण्यक कहलाए, और सबसे आखिरी में उपनिषद लिखा है, सबसे लास्ट में उपनिषद आए। अगला क्वेश्चन से देखिए, ये क्वेश्चन से ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। वो हमसे सत्य कथन पूछ रहा है। जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बताती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। केवल एक और दो, केवल दो। देखिए सही कथन चुनने का बोला है उसने, केवल एक और तीन, एक दो तीन। इसका आंसर सभी का आना चाहिए, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। देखिए अभी तक जिसने क्लास को लाइक एंड सेंड नहीं करा वो भी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए इसमें हमेशा एलिमिनेशन का सहारा लीजिए। आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद देखिए गलत क्या है। तो उसमें लिखा रहा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र आर्थिक ग्रंथ है। मैंने आप लोगों से कभी नहीं बोला कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र आर्थिक ग्रंथ है। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित है, और ये क्या है, एक राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है ये? राजनीतिक ग्रंथ, राजनीतिक ग्रंथ। तो इसमें से यदि हम बात करें तो जो हमारा दूसरा गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। हमारा जो राइट आंसर आएगा वो केवल और केवल पहला और तीसरा हमारा राइट आंसर आएगा, पहला और तीसरा राइट आंसर आएगा। तो देखिए हम लोगों ने किस प्रकार कितने अच्छे से आंसर निकाल दिया। अगला देखिए, अगला देखिए, ये देखिए, देखिए मैंने आप लोगों को विदेशियों के बारे में बताया है कि कौन सा विदेशी कब आया है, क्या क्या उसके बारे में लिखा है, कौन कौन सी उसने बातें बताई है। तो भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। सांद्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सर हमें नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी दूसरा ऑप्शन तो पढ़ो। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया। बाबू मेगास्थनीज अशोक के दरबार में नहीं आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासन में आया था? चंद्रगुप्त। वो उसने असत्य पूछा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया, ये बात बिल्कुल सही है। पहयान और हेमसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, ये बात भी सही है। आखिर ये बात भी सही है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। ये मैंने आप लोगों को ये भी कराया है कि कौन सा लेखक है और उसकी कौन सी पुस्तक है। तो यदि हम बात करें मेगास्थनीज की, यदि हम बात करते हैं मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखता है। इसके अलावा बात करते हैं हम टोलेमी, किसकी बात करते हैं? टोलेमी। यदि आपको पता है कि मेगास्थनीज हमारा तीसरे पर जाएगा, मेगास्थनीज हमारा तीसरे पर जाएगा, तो तीसरा देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर केवल और केवल सी। देखिए तीसरा पहले पे ही मिल गया। तो टोलेमी ने कौन सी लिखी है?
टोलमी के बारे में यदि हम बात करें तो इसने ज्योग्राफी लिखी है। कौन सी लिखी है? ज्योग्राफी। प्लिनी की बात करें हम तो प्लिनी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? इसके द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्टोरिका। और ह्वेनसांग के द्वारा क्या लिखी गई है? सी यू की। तो देखिए हम किस लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों के माध्यम से हम स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी तक के क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए इसके अलावा भी और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे राज्य तरंगनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको अच्छे से पता है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और एक नया चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ना केवल हम छोटे एग्जाम के लिए देखिए इतने डिटेलिंग क्वेश्चन जब आप सोल्व कर पा रहे हो केवल 5 से 6 क्लास पढ़ने के बाद, तो देखिए आप लोग जरूर जब धीरे धीरे क्लासेस आगे कंटिन्यू हम करते जाएंगे आप लोग सारी की सारी चीजें सोल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं हम कल फिर इसी टाइम में। आप लोग सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना रहिए, क्योंकि आज यही हो सकता है इंडिया के साथ हुआ। कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। तो सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।